नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने पत्रकारिता के बारे में पढ़ा था और उससे पहले जनसंचार माध्यमों के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो दोनों चैप्टर जिसने भी देखे होंगे उसे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी जो इन चैप्टर के बारे में जानना चाहते हैं, चैप्टर्स के बारे में, तो वो इनको अच्छे से देखें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए और जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप उसे अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 2 चैप्टर कराने वाले हैं। एक है, तीसरा चैप्टर है हमारा डायरी लिखने की कला और चौथा चैप्टर है कथा पटकथा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए दोनों चैप्टर इस क्लास में कराए जाएंगे। और चलिए अब हम चलते हैं डायरी लिखने की कला के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होती है, किस प्रकार से डायरी लिखनी चाहिए, किस प्रकार की डायरियाँ होती हैं, डायरी क्या होती है, ये सब हम जानेंगे। तो देखिए, डायरी लिखने की कला अर्थ है क्या होता है इसका, मतलब कैसे पता चलेगा कि किस प्रकार की डायरी की हम बात कर रहे हैं। तो डायरी क्या होती है? डायरी एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है। कैसी? मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तारीख क्रम से लिखी होती है। जो 300 साल के 365 दिन होते हैं, कभी कभी 4 साल बाद क्या 366 दिन हो जाते हैं, लीप वर्ष होता है जो। तो 365 दिनों की तारीख है, जो डेट है वो क्रम से लिखी हुई होती है, सजी होती है और हर पन्ने पर खाली जगह होती है। वो खाली जगह किस लिए होती है? कि ताकि हम सूचनाओं और निजी बातों को उसमें लिख सकें। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि डायरी क्या होती है। डायरी एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तारीख, डेट है जो क्रम से लिखी होती है, सजी होती है और हर पन्ने पर खाली जगह होती है जिसे हम सूचनाओं या निजी बातों को लिखने के लिए यूज करते हैं, उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी क्या क्या मतलब विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार की डायरियां होती हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, डायरी व्यक्तिगत दस्तावेज। व्यक्तिगत दस्तावेज, व्यक्तिगत शब्द से आपको पता चल गया होगा, व्यक्तिगत मतलब निजी, पर्सनल। तो डायरी में हम अपने जीवन के कुछ विशेष, क्या है, डायरी में हम अपने जीवन के कुछ विशेष पलों को, जीवन के कुछ विशेष पलों में घटित होने वाले अनुभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का वर्णन करते हैं। मतलब जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा घटित हुआ है तो हम उसे डायरी में नोट करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अकेला महसूस करते हैं तो वो डायरी लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और डायरी में अपने प्रतिदिन उसने डेली क्या काम किया, क्या नहीं किया, किससे मिला, कहाँ गया, सारी जानकारियाँ उसमें लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया डायरी व्यक्तिगत दस्तावेज होता है। ठीक है, दूसरा मन की बातों को व्यक्त करने का माध्यम। डायरी क्या होती है? मन की बातें। तो जब कोई व्यक्ति डायरी में कुछ लिखता है, अपने विशेष पलों के बारे में लिखता है, तो वो क्या होते हैं? उसकी मन की बातें ही तो होती हैं। तो जब हमारे जीवन में कोई विशेष घटना होती है और इस घटना के बारे में हम दूसरों को नहीं बता सकते, तब हम उसे डायरी में नोट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम दूसरों को नहीं बता सकते, क्योंकि हर बात दूसरों को नहीं बताई जाती। कुछ बातें पर्सनल होती हैं जो अपने तक ही रखनी होती हैं, तो उनको हम डायरी में नोट कर देते हैं या कर सकते हैं। अब तीसरा है अंतर्मन की पहचान। डायरी लिखने से क्या होता है? डायरी लिखने से हमें अपने गुणों, अवगुणों का पता चलता है। इससे हम अपनी कमियों को दूर करने में सक्षम होते हैं। मतलब जब भी हम डायरी लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या अपनी कमी, जो हमारे अंदर जो कमियां होती हैं उसको हम दूर करने में कमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अंतर्मन की पहचान, हमारे आंतरिक जो मन है
जिस प्रकार कुछ होता है तो हम अपने मन में सोच विचार करते हैं, तो उसे कौन सा मन कहते हैं? अंतर्मन। ठीक है, जो हम अपने मन ही मन में सवाल जवाब करते हैं। तो आपको समझ आया डायरी का अर्थ? डायरी व्यक्तिगत दस्तावेज होती है। ठीक है, मन की बातों को व्यक्त करने का माध्यम अंतर्मन की, अपने आंतरिक मन की हम पहचान कर सकते हैं। किसके माध्यम से? डायरी लिखने के माध्यम से। अब हम आते हैं कि डायरी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, मतलब डायरी लिखते समय कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन नज़रिया है। मैंने कहा था ना कि जिनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते, बहुत कम दोस्त होते हैं, वो लोग डायरी को ही अपना दोस्त बना लेते हैं। उसके साथ ही अपनी फीलिंग्स है, जो भावनाएं, वो शेयर करते हैं। तो वो क्या, डायरी लिखना उनके लिए क्या एक अच्छी दोस्ती साबित होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। किसमें? या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। तीसरा है, पिछले साल की डायरी में पहले की छपी हुई तारीखों की जगह नई तारीख डालनी चाहिए। पहले की जो अगर हम पिछले साल की डायरी यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें पहले की छपी हुई जो तारीखें होती हैं, तिथियां होती हैं, डेट होती है, उनकी जगह हमें नई डेट डालनी चाहिए। ठीक है, अब आता है कि कुछ प्रसिद्ध डायरियां और उनके लेखक। ये तो हो गई निजी पर्सनल डायरी की बात। अब कुछ प्रसिद्ध डायरियां, मतलब कुछ लोगों की प्रसिद्ध डायरियां हैं और उन्होंने उनके लेखक कौन कौन है। पहला देखिए, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक। ये बहुत ही फेमस डायरी है और आप सबने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। कौन सी है? पहली है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक की डायरी है ये। दूसरा है एक साहित्यकार की डायरी, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जो लेखक हैं उनकी डायरी है। तीसरी है पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। चौथी है रूस में 25 मास, ये राहुल सांकृत्यायन की है। और पांचवी है सुदूर दक्षिण पूर्व, तो ये सेठ गोविंद दास की है। हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश की है। तो आपको पता चल गया, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक की है, और एक साहित्यकार की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की है। पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी चले गए। रूस में 25 मास राहुल सांकृत्यायन ने बिताए। दूर दक्षिण पूर्व में सेठ गोविंदास गए। हरी घाटी में डॉक्टर रघुवंश गए। तो इस प्रकार से हमें इनको याद रखेंगे अगर पेपर में आता है इनके बारे में कि रूस में 25 मास किसकी डायरी है, तो राहुल। रूस में 25 मास किसने बताए थे? राहुल सांकृत्यायन ने। और सुदूर दक्षिण पूर्व आ जाए तो सुदूर दक्षिण, सुदूर से ही लगा लेना, सुदूर पहला सा है तो सेठ गोविंद दास। सुदूर दक्षिण पूर्व में कौन गया था? सेठ गोविंद दास। हरी घाटी में कौन गया था? डॉक्टर रघुवंश। ठीक है, और पैरों में पंख बांधकर कौन गया था? रामवृक्ष बेनीपुरी। एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, और द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का तो आपको पता ही है, एनी फ्रैंक की डायरी है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। तो जो ये डायरी वाला चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया, डायरी लिखने की कला। ठीक है, डायरी की जो भाषा है वो सीधी और सरल होनी चाहिए, मतलब इसमें क्लिष्ट भाषा का हमें, कठिन भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें अपने मन के भाव व्यक्त करने होते हैं। ठीक है, तो वो जितना आसान और सरल शब्दों में आप लिखोगे तो वो उतना ही अच्छा रहेगा। मतलब आप लिखोगे उसी भाषा में जो आपको समझ में आती है। ठीक है, तो डायरी लिखने की कला वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कथा पटकथा की तरफ। कथा पटकथा क्या होता है? तो कथा शब्द से आपको पता चल गया होगा, कथा जैसे घरों में कराई जाती है कि आज हमारे घर में सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया है, तो कथा क्या होती है?
मतलब सत्यनारायण जी की कहानी सुनाई जाएगी। कथा का मतलब क्या होता है? कहानी। और पटकथा का अर्थ क्या होता है? पट प्लस कथा। पट का मतलब होता है पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी। यानी ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाए। वो पर्दा छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। मतलब छोटा पर्दा, छोटे पर्दे का मतलब क्या है कि कहीं पर छोटे से उसका प्रोग्राम का आयोजन किया जाए, किसी नाटक का आयोजन किया जाए तो उसको बोला जाता है छोटा पर्दा। और बड़ा पर्दा किसे बोल लेते हैं? जहाँ पर फिल्में बनती हैं। ठीक है, समझ आया? तो उसे क्या कहते हैं? पटकथा। अंग्रेजी में इसे स्क्रीन प्ले कहते हैं। पटकथा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्क्रीन प्ले। अब हम चलते हैं पटकथा के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले कथा, कहानी का चयन किया जाता है। जब तक हमारे पास कहानी नहीं होगी तो हम किस प्रकार, कैसे वो पटकथा का वो पटकथा कोई, सबसे पहले हमें कोई कहानी लिखनी पड़ेगी। तो पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले कथा या कहानी का चयन किया जाता है। यह है कथा या कहानी हमारी जिंदगी, कोई घटना, इतिहास या किसी सच्चे किस्से या साहित्य की किसी अन्य विधा पर आधारित होती है। जैसे एक मूवी आई थी ना, पृथ्वीराज चौहान, तो वो इतिहास से ली गई थी ना उसकी कहानी। ठीक है, प्राचीन इतिहास में वो घटित हुई थी घटनाएं, तो वो वहाँ से ली गई थी। तो कोई भी कहानी ली जा सकती है, या तो किसी की ज़िंदगी से रिलेटेड, किसी के साथ कोई घटना घटित हुई हो, या इतिहास में कोई प्रसिद्ध घटना घटित हुई हो, या किसी के सच्चे किस्से हों। तो यह साहित्य की किसी भी अन्य विधा पर ये आधारित हो सकती है। तो समझ आ गया, आ गया होगा आपको कि पटकथा क्या होती है, पटकथा के स्रोत क्या होते हैं। कि जहाँ स्रोत का मतलब जहाँ से वो पटकथा ली जाती है, कहानी का चुनाव किया जाता है, जहाँ से चयन किया जाता है। अब हम चलते हैं पटकथा की संरचना क्या होती है। तो अंग्रेजी की शब्द स्क्रीन प्ले, अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले बोला जाता है ना पटकथा को। तो अंग्रेजी के शब्द स्क्रीन प्ले पटकथा के निम्न अंग हैं। अब कौन कौन से अंग हैं? पहला है पात्र। पात्र मतलब कैरेक्टर होते हैं, जो नायक प्रतिनायक होता है ना उसमें, मतलब हीरो होता है और विलेन होता है। दूसरा है इसमें द्वंद्व, टकराहट और फिर समाधान होता है। अच्छा, आप लोग सीरियल देखते होंगे, जो लड़कियां हैं वो खासकर सीरियल देखती हैं, औरतें देखती हैं, तो इस सीरियल देखते हैं तो उसमें हमें जिज्ञासा बनी रहती है कि आज किसी की लड़ाई हुई, फिर कल क्या होगा। तो ये लोगों के मन में जिज्ञासा बना के रखते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं द्वंद्व और टकराहट। मतलब पात्रों के बीच में द्वंद्व होता रहता है, टकराहट होती है, विचारों की टकराहट होती रहती है, और फिर समाधान दिखा देते हैं कि अब उसके समस्या का समाधान हो गया, मतलब समस्या जो वो सॉल्व हो गई। और इसमें अलग अलग घटना स्थल होते हैं। एक ही जगह पर तो कोई नाटक या सीरियल नहीं बनाया जाता, तो अलग अलग जगहों का चयन किया जाता है। ठीक है, अलग अलग घटना स्थल का चयन होता है। और इसमें दृश्य भी होते हैं, दृश्य तो होंगे ही। ठीक है, दृश्य होते हैं, आवाज़ भी होती है। अच्छा, एक सीरियल आता है, अब भी आता है, वो गुटरगू, देखा हो तो, लेकिन उसमें क्या है, आवाज़ नहीं होती। अब है चौथा पॉइंट है हमारा, नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर। अब नाटक क्या है, छोटे पर्दे पर दिखाया जाता है, और फिल्म बड़े पर्दे पर दिखाई जाती है। तो इनमें क्या अंतर होता है, देखिए। नाटक के दृश्य लंबे होते हैं और फिल्म के छोटे होते हैं। नाटक के घटनास्थल सीमित होते हैं, फिल्म के असीमित होते हैं। नाटक के घटनास्थल हैं जो वो सीमित होते हैं, थोड़ी सी जगहों का ही उसके लिए चुनाव किया जाता है, क्योंकि नाटक थोड़े समय के लिए होता है वो। और फिल्म के असीमित, अब फिल्म को बनाने में तो सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, नाटक एक सजीव कला माध्यम है। मतलब नाटक है जो वो आपके सामने करके दिखाते हैं। जैसे ये जो जब दशहरा आता है तो रामलीला का मंचन किया जाता है, उसी प्रकार नाटक में कथा का विकास रेखीय होता है, और फिल्म में विकास कई प्रकार होता है। रेखीय मतलब एक ही तरीके से होता है, एक ही प्रकार चलता रहता है।
और फिल्म में विकास कई प्रकार से होता है। रेखीय न होकर वो कई प्रकार से होता है। तो नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर भी आपने देख लिया, समझ भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। पहला है हमारा फ्लैश फॉरवर्ड। इसमें फ्लैश फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या है? आगे वाला, आगे आने वाला। ठीक है, तो इसमें भविष्य में होने वाली घटना, किसी घटना को पहले दिखाया जाता है। तो जैसे किसी किसी सीरियल में या फिल्म में दिखा दिया जाता है ना कि पहले भविष्य में क्या घटना घटित होगी, उसको पहले दिखा दिया जाता है। ये होता है फ्लैश फॉरवर्ड। अब फ्लैश बैक क्या होता है? बैक का मतलब होता है अतीत में घटित घटना। तो इसमें अतीत में घटी किसी घटना को दिखाया जाता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है भविष्य में घटित होने वाली घटना को पहले दिखा दिया जाता है। और फ्लैश बैक होता है, इसमें अतीत में घटी किसी घटना को दिखाया जाता है जो मतलब बीते हुए समय में घटित हुई हो। एक क्वेश्चन आता है पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य। क्योंकि दृश्य मेन होते हैं ना, उसमें मूल इकाई मतलब मेन इकाई क्या होती है पटकथा की? दृश्य। तो इतना हमने पढ़ लिया। पटकथा का अर्थ क्या होता है, पटकथा को कैसे टुकड़ों में बांटा जाता है? पट प्लस कथा। पट का मतलब है पर्दा और कथा का मतलब है कहानी, यानी ऐसी कहानी जो दूरदर्शन या बड़े पर्दे पर दिखाई जाती है उसे पटकथा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्क्रीन प्ले कहते हैं। अब पटकथा के स्रोत का चयन कहाँ से किया जाएगा? कहानी का चयन कहाँ से करना है? ठीक है, या तो किसी की जिंदगी से संबंधित हो या कोई घटना या इतिहास से संबंधित हो। ठीक है, पटकथा की संरचना भी आपने देख ली। इसमें संरचना मतलब इसमें कौन कौन से क्या क्या होगा, पात्र होंगे, नायक प्रतिनायक, उनमें द्वंद्व टकराव होगा, फिर समाधान होगा और अलग अलग घटना स्थल होते हैं और दृश्य भी होते हैं। नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर भी आपने देख लिया। नाटक के दृश्य लंबे होते हैं और फिल्म के छोटे होते हैं। नाटक के घटना स्थल सीमित होते हैं और फिल्म के असीमित होते हैं, बहुत सारे। सीमित मतलब बिल्कुल थोड़े से। और नाटक एक सजीव कला का माध्यम है। नाटक में कथा का विकास रेखीय एक ही प्रकार से होता है, फिल्म में विकास कई प्रकार से होता है। फ्लैश फॉरवर्ड भी आपने देख लिया। फॉरवर्ड का मतलब है भविष्य में घटित होने वाले किसी घटना को दिखाया जाता है। और फ्लैश बैक होता है, इसमें अतीत में घटित किसी घटना को दिखाया जाता है। और पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य। अब छठा है हमारा पटकथा लेखन में कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है? कंप्यूटर के माध्यम से पटकथा का प्रारूप बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार लाने के सुझाव देता है। इन्हें मानना न मानना लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या? कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर की भूमिका देखिए, कंप्यूटर के माध्यम से पटकथा का प्रारूप, ड्राफ्ट बोलते हैं ना, प्रारूप बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार लाने के सुझाव देता है। इन्हें मानना या ना मानना लेखक की इच्छा पर, जिसने उसे लिखा है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उसकी सुझाव को माने या ना माने। और 7वां पॉइंट है हमारा सिनेमा, टीवी और दोनों माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्में या धारावाहिकों का मूल आधार पटकथा होती है। ठीक है, क्या कह रहा है? सिनेमा, टीवी, दोनों ही माध्यमों के लिए, चाहे वो सिनेमा पर दिखाई जाए या टीवी पर दिखाई जाए, दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्में या धारावाहिकों, सीरियल होते हैं जो, का मूल आधार पटकथा ही होती है। ठीक है, ठीक है। जैसे जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर भी, देवदास मूवी आई थी ना, देवदास पर भी कई फिल्म बन चुकी हैं। मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, ये सारे क्या है? हिंदी साहित्य के लेखक हैं। मन्नू भंडारी आदि की रचनाओं पर फिल्में और टीवी धारावाहिक भी बन चुके हैं। तो पटकथा, वो कथा का चुनाव वो कहीं से भी कर सकते हैं ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो चैप्टर हैं, 2 चैप्टर आज हमने कराए हैं, 3rd और 4th, डायरी लिखने की कला और कथा पटकथा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों चैप्टर मैंने बहुत ही आसान शब्दों में कराए हैं, तो आपको
आप इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना, समझना। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हमारा चैप्टर होगा दृश्य लेखन। दृश्य लेखन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि दृश्य लेखन क्या होता है, उसे समझेंगे, उसके महत्व के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में भी 2 चैप्टर हम एक साथ कराएंगे। दृश्य लेखन में बताऊंगी कि किस प्रकार दृश्य लेखन लिखना है, कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि किसी टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके ऊपर दृश्य लेखन लिखिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगी। कल की क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज ये दोनों अब तक आपके मतलब 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को, जो भी वीडियो डेली मैं मेहनत करके डाल रही हूँ, तो आप उसको देखें ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएँ, अच्छे नंबरों से पास हों, अपने माता पिता को खुश करें, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।